80 के आसपास दिनमान एक पत्रिका निकलती थी, उसका नियमित पाठक था। उसमें एक आर्टिकल निकला था जिसमें ये उसका लब्बो-लुआब ये था कि आईएसआई प्लान ढंग से हिंदुस्तान के बॉर्डर बेल्ट में अल्पसंख्यकों को बसा रही है। जो बरुणा नदी के किनारे कछार का इलाका है, जो नदी के किनारे हैं, वो पूरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, पूरा आबादी आज तक देखिए पूरा लूट चल रहा है और वहाँ पे मुस्लिम आबादी कहाँ से बच गई। देखिए इन आंकड़ों के पीछे जाइए ना। ऐसा जरूरी थोड़ी ना मुसलमानों ने किसी घर पे, हम भी तो रह रहे हैं, हम भी इसी देश में रह रहे हैं, हमने तो कहीं प्लान नहीं किया। जो वहाँ से भाग करके आते हैं, वहाँ पर भोजन नहीं मिलता है, यहाँ आते हैं, उनको यहाँ की सरकारों ने उनका वोट बनवाया है। उत्तर प्रदेश का संभल जिला एक बार फिर से सुर्खियों में है। पहले मंदिर और मस्जिद के विवाद को लेकर कहीं न कहीं विवाद की स्थिति थी और अब एक बार डेमोग्राफी को लेकर ये जो पूरा शहर है, जो जिला है, वो सुर्खियों में छाया हुआ है। दरअसल योगी आदित्यनाथ को एक ऐसी रिपोर्ट सौंपी गई है जिसमें ये बताया गया है कि संभल जिले की जो डेमोग्राफी है वो तेजी से बदल रही है। यहाँ पर मुसलमानों की जो आबादी है वो 55% से बढ़कर अब 85% हो गई है। यानी जो मुस्लिम समाज है वो बहुसंख्यक हो गया है, जबकि हिंदू समाज अल्पसंख्यक हो गया है और उसकी आबादी सिर्फ और सिर्फ 15% तक सिमट कर रह गई। हमारे साथ बनारस की जनता है, हम उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि जिस तरीके से संभल की डेमोग्राफी चेंज हुई है, आपको कुछ हैरानी हुई है? हमको कोई हैरानी नहीं हुई है। सिर्फ संभल की ही डेमोग्राफी नहीं चेंज हो रही है, पूरे हिंदुस्तान की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। यूपी में तो बाबा हैं इसलिए थोड़ा पता चल जा रहा है। बिहार में आप पता कीजिए, नॉर्थ बिहार में क्या सिचुएशन है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में क्या सिचुएशन है, असम में क्या सिचुएशन है। ये देखिए, ये प्रक्रिया, इस देश का बंटवारा 1947 में धर्म के आधार पे हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं है। पाकिस्तान में मुसलमानों को पाकिस्तान मिला, हिंदुओं को और बाकी को हिंदुस्तान मिला। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य रहा कि यहाँ के मुस्लिम संप्रदाय के लोग पाकिस्तान नहीं गए, जबकि पाकिस्तान के हिंदुओं को वहाँ से मार के भगा दिया गया। 1% बचा। पाकिस्तान में तो जो हिंदू थे वो बिल्कुल अल्पसंख्यक थे, अब तो और बिल्कुल वहाँ 1-2% बचे, उनका नाम लेवा हुआ एक सिंबॉलिक रूप पे बचे हुए हैं, स्वीपर टाइप में, जो एकदम सबसे छोटा काम करते हुए थे। अब आते हैं आपके मूल मुद्दे प्रश्न पे, डेमोग्राफी पे। देखिए, मैं सन 80 के आसपास दिनमान एक पत्रिका निकलती थी, उसका नियमित पाठक था। उसमें एक आर्टिकल निकला था जिसमें ये उसका लब्बो-लुआब ये था कि आईएसआई प्लान ढंग से हिंदुस्तान के बॉर्डर बेल्ट में अल्पसंख्यकों को बसा रही है। तो ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है ना, सिर्फ जनसंख्या जिहाद से नहीं चेंज हो रही है। 71 के बाद एक बहुत प्लान ढंग से आईएसआई ने हिंदुस्तान के सारे इलाकों में, जहां मुस्लिम 50% है वहां 90% कर दिया, जहां 30% है वहां 50% कर दिया, जहां 10% है वहां, हम कहते हैं उत्तराखंड में तो एक भी नहीं थे। इसके पीछे कौन शय दे रहा है, किसकी शय है? इसके पीछे जो है आईएसआई की शय, और जो कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की नीति है वो जिम्मेदार है। वो हिंदुस्तान में कोई आ जाए, खासकर अल्पसंख्यक वर्ग आता रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेमोग्राफी चेंज हो जाए वो उनका वोट बैंक है इस देश। लेकिन जब डेमोग्राफी चेंज होने की बात होती है, जब उन पर नकेल कसने की बात होती है, जब रोहिंग्याओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है। कुछ लोगों के पेट में नहीं दर्द होता है, कांग्रेस, सपा और बसपा के पेट में दर्द होता है, क्योंकि वो उसको एक वोट बैंक की तरह ट्रीट करती हैं। देश का डेमोग्राफी चेंज हो जाए, देश की कितनी बड़ी बात है। ये देश की एकता और अखंडता को सीधे प्रभावित करने वाली बात है। और देश का जो इससे खंड करने का जो आईएसआई का षड्यंत्र है, वो आज नहीं कल, जब ये सारे विद्रोह के रूप में आ जाएंगे, इन सबों के जितने रोहिंग्या इनके हाथ में AK-47 आ जाएगा, तो उनको कौन संभालेगा? और जहाँ पे है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या बने हुए हैं, जहाँ पे भी है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, बॉम्बे में है, बनारस में। बनारस की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। आपको बता दें, बनारस में एक मोहल्ले का नाम हिंदू नाम पे था, वहाँ पे कुछ अल्पसंख्यक बसे, उन्होंने हिंदू नाम को हटा दिया, उन्होंने अपना नाम रख दिया। मेरे पास जैसे एक वकील साहब है, उनके पास उसका डॉक्यूमेंट है, बैनामे जो हुए वो हिंदू नाम से हुए, और आज जाके देखेंगे तो वहाँ पे उस मोहल्ले का पूरा नाम मुस्लिकरण हो गया। मैं अपनी माता जी को जो बरुणा नदी पे जो शैलपुत्री का मंदिर है, सन 77-78 में दर्शन कराने ले गया था। मैं बहुत छोटा था, कक्षा 5 का छात्र था, और रेलवे स्टेशन से मैं पैदल गया था, पूरा इलाका खाली था। आज सारा जो बरुणा नदी के किनारे कछार का इलाका है, जो नदी के किनारे हैं, वो पूरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, पूरा आबादी आज तक देखिए पूरा लूट चल रहा है और वहाँ पे मुस्लिम आबादी कहाँ से बच गई? कहाँ से बच गई? सवाल इसी बात का है कि
55% से 85%, और जो हिंदू 45 थे वो 15 पे आ गए। आखिर ये किस तरीके से डेमोग्राफी चेंज? देखिए, भारत तो एक सेक्युलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो धार्मिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का काम क्या है कि विपक्षी पार्टियों के ऊपर आरोप लगा देना। इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, हम दो हमारे दो। भारतीय जनता पार्टी आज 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आज 11 साल हो गए। अगर इतना ही उनको दिक्कत थी, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू कराते देश में। और यदि इस तरह की कोई भी बात है तो संभल की, विशेषकर संभल की बात हो रही है, संभल के अन्य आंकड़ों को समझा जाए। वहां से हिंदुओं ने पलायन क्यों किया है, ये आंकड़ों में कितनी सच्चाई है। और यदि किया है तो बहुत सारे गांव में ऐसी बहुत स्थिति आई कि गांव से लोग शहरों की तरफ गए हैं। तो हो सकता है गांव से लोग शहरों में गए हो रोजगार की तलाश में, आप गांव में वो सुविधा मुहैया न करा रहे हो। और बात की आपने शैलपुत्री मंदिर के सुविधा, तो एक वर्ग पलायन क्यों कर रहा है, मुसलमान क्यों नहीं पलायन करता है भाई? देखिए, हिंदू ही क्यों पलायन कर रहा है? मुसलमान नहीं, कहीं नहीं। एक उदाहरण बता दीजिए, एक उदाहरण बता दीजिए। धार्मिक है, नहीं, मुसलमान कहाँ जाएंगे? देश का बंटवारा कहाँ जाएंगे? मुसलमान जहाँ से आए वहाँ जाएंगे। नहीं, भारत में मुसलमान नहीं रहेंगे क्या? लेकिन हैरानी, लेकिन हैरानी, सभी धर्मों का देश है, सभी यहाँ रहेंगे। बिल्कुल सभी को रहने का अधिकार है, लेकिन हैरानी तब होती है जब इस तरीके के अप्रत्याशित आंकड़े सामने आते हैं। नहीं, देखिए, इन आंकड़ों के पीछे जाइए ना। ऐसा जरूरी थोड़ी ना मुसलमानों ने किसी घर पे, हम भी तो रह रहे हैं, हम भी इसी देश में रह रहे हैं, हमने तो कहीं पलायन नहीं किया। मुसलमानों ने तो कभी तांडव नहीं किया हमारे आसपास। आप शैलपुत्री मंदिर के आसपास के एरिया की बात करते हैं, जाकर देखिए, पूरा बाढ़ग्रस्त एरिया है। यदि मुसलमानों की संख्या बढ़ी तो कहाँ जाएंगे? वो भी तो बसेंगे ही। इस देश के नागरिक मुसलमान भी है और इस देश में सम्मान से पूरा देश खा जाएंगे क्या? देश खा जाएंगे, देश खा जाएंगे, वही रहेंगे, खा रहे हैं। धरना देने गए कि भाजपा वाले मार के हाथ गोड़ तोड़ दिए। अरे भैया आप बताइए ना, ये एनआरसी का विरोध बंद करिए। विरोध तो आप है कि हम? एक आदमी बोलिए सीए एनआरसी का विरोध क्यों करते हैं? जो बाहरी आप तो विरोध करते हैं। चोरी किए वोट का विरोध, वोट चोरी नहीं, सब बांग्लादेशी हैं, सब बांग्लादेशी हैं, सब बिहार की बात नहीं है, बात हो रही है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, संभल की बात हो रही है। और संभल के साथ साथ पूर्वांचल जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा जो धड़ा है, वहाँ पर कुछ इसी तरीके की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। बात उस पर हो रही है। अरे हम कह रहे हैं, मान लीजिए रोजगार न मिला हो, गाँव में शहर की तरफ चले गए हो, और भाजपा सरकार से भी हम बात करें थे, कुछ और भी लोग हैं। संभल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। पहले वहाँ पर जो मुस्लिम समाज था वो 55% था, अब 85% के आसपास हो गया है। इसके पीछे क्या आप कारण देखते हैं? उसके पीछे बंगाल है, उसके पीछे असम है, उसके पीछे नागालैंड है। ये सारे विदेशियों को, जो बांग्लादेश से आते हैं, जो रिफ्यूजी हैं, जो वहां से भाग करके आते हैं, वहां पर भोजन नहीं मिलता है, यहाँ आते हैं, उनको यहाँ की सरकारों ने उनका वोट बनवाया है। अभी जो आप अभी बात कर रहे थे कि वोट चोरी का मामला, चुनाव आयोग ने चैलेंज किया है कि जिसका नाम रहा है इस बार कटा है, वो आय प्रमाण लेकर के हम उसका वोट दुरुस्त करेंगे। कोई भी व्यक्ति वहां नहीं जा रहा, आप वहां जाइए। अगर किसी के साथ गलत हुआ है, किसी का नाम गलत तरीके से कटा है, तो आप वहां जाइए, उसमें अपने एप्लीकेशन दीजिए, उसमें अपनी कैंडिडेचर जो है कि वहां पर जाके प्रूव करिए। आप वो काम नहीं कर रहे हैं, गाड़ी लेकर के घूम रहे हैं और देश का माहौल खराब कर रहे हैं। और जहां माहौल तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि एक तबका भाई 85% हो जाएगा और 15% में मुसलमान, हिंदू जब सिमट के रह जाएंगे तो फिर क्या होगा? वही होगा जो ये सब असम वगैरह में जो सब हुआ है, जो यहाँ से भगा दिए गए। जम्मू कश्मीर में वहाँ के मूल निवासी हिंदू थे, भगा दिए गए। आप लोगों ने कभी किसी चीज का विरोध नहीं किया, वहाँ काटा गया, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, ये सारी चीजें हुई, लेकिन आज तक किसी ने नहीं उसका विरोध किया, कोई संसद में नहीं आवाज उठी। और जहां तक वोट चोरी का मैटर है, जिस समय संसदीय चोरी तो एक सियासी मसला है, सियासी मसला है, लेकिन बहुत देश का कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर इस तरीके की डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के सिर्फ संभल ही नहीं बल्कि नेपाल बॉर्डर से जो सटे हुए जिले हैं, वहां पर भी कुछ इसी तरीके की स्थिति देखने को मिली। देखिए, यदि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ेगी तो कहाँ जाएंगे? या तो नहीं, आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए। भाजपा जब शासन में है तो भाजपा का काम है कि वो काम करे। जब वो काम नहीं कर पाते तो इसका ठीकरा विपक्ष में फोड़ने का काम करते हैं, और भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल रही है। मुसलमानों की जनसंख्या
नेचुरल तरीके से नहीं बढ़ रही है। मुसलमानों की जनसंख्या नेचुरल तरीके से नहीं बढ़ रही है, बाहर के आए हुए लोगों से बढ़ रही है, और उनसे आपत्ति है। यहाँ के मुसलमान जो बच्चे प्रशय कौन दे रहा है उनको? कौन उनको प्रशय कौन दे रहा है मुसलमान? यहाँ की किसकी सरकार है? वोट बैंक के लिए यहाँ की सरकारें दे रही हैं, यहाँ के लोग दे रहे हैं, यहाँ के रिश्वतखोर दे रहे हैं। यहाँ के किसी का भी आधार कार्ड, किसी भी व्यक्ति का आधार कार्ड, ये चुनाव का जो कार्ड होता है, इसको आसानी से बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता? बन जाता है। उसको बनाने वाला कौन है? इन्होंने कहा कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ेगी तो कहाँ जाएंगे। अगर भारत के मुसलमानों की जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो यही रहेंगे, लेकिन बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और तमाम मुस्लिम कंट्री से अगर लाके बसा रहे हैं तो ये गलत है। और समस्या तो यही है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक मिनट, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी है? पश्चिम बंगाल की सरकार कहाँ की है? हाँ, वो अरे शेख हसीना से कौन है? ये शेख हसीना बहन बनाए थे इनको। आपको लगता है कि बाहर से आने वाले जो उनकी वजह से ये डेमोग्राफी बिल्कुल हो रही है। और ये सवाल इसी बात का है कि लेकिन सवाल इसी बात का है कि जब उत्तर प्रदेश की चाहे योगी सरकार हो या फिर केंद्र की मोदी सरकार को, जब रोहिंग्याओं पर या फिर जो दूसरे बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर नकेल कसते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सियासत है वो गर्म हो जाती है। और यही कारण है कि अब हर रोज एक नया मुद्दा अब इस वक्त विपक्ष के पास जाता जा रहा है। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत।